हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मुकीम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। सवाल में बोला गया है, क्या ज़ीरो एक परिमेय संख्या है? क्या तुम ज़ीरो को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है? तो आंसर है हाँ, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है और इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है। अब दूसरा आता है, ये मैंने नंबर सिस्टम में बताया है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो। अब यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। अगर इस प्रकार का सवाल आता है, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं तो उस परिमेय संख्याओं का एक नंबर ज़्यादा ले लेते हैं बस। जैसे जब 6 संख्या निकालने को कहा जाए तो एक संख्या जोड़ देते हैं, तो 6 + 1 7। अब ये जब 7 आया है, इस 7 से हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ गुणा किया, 3 को 7 गुणा 7/7 तो 21/7। यह आ जाएगा 4 गुणा 7/7 तो यह आ जाएगा 28/7। इनके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो इनके बीच में 6 परिमेय संख्या आ गई हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। अब देखो 5 पूछी गई तो हमने एक नंबर ज़्यादा लिया, 5 और 1 6। अब इस 6 से क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 3 छंग 18 और 6 पंजे 30। इसी पे 4/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 5 छंग 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या आ जाएंगे हमारे पास। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो क्वेश्चन नंबर 4 थे, निम्नलिखित स्टेटमेंट को सत्य और असत्य बताओ। देखो सवाल में बोला गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यस, ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या निगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी होती है, यानी कि प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर है असत्य। क्यों? परिमेय संख्या हमारे को परिमेय संख्या को 1/2 या 5/3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। अभी कुछ सवाल हैं, इन सवाल को आपको खुद करना है। DYS स्वयं करो। 1/1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। 1/3 और 3/2 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालो। फिर इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। इसी प्रकार से हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज शुरू होती है। सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट को सत्य असत्य बताइए। तो देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर हमारी 2 संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होगी। दूसरा है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नंबर लाइन पर होती है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये असत्य है। ठीक है। नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो हम वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या ले लेंगे तो परिमेय संख्या वो हमारी कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमारा असत्य होगा। अब सवाल नंबर 2 आता है, क्या सब अपरिमेय पूर्णांक धनात्मक पूर्ण मूल के रूप में होते हैं? अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल दो। सवाल में बोला गया है कि अगर जितने भी हमारे पास पूर्णांक पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं वो वर्गमूल में नहीं हो सकते अपरिमेय के रूप में, उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो। तो हमने एग्जाम्पल लिया √4/2। √4 का हम निकालें तो क्या निकलेगा, 2। ठीक है।
अब ये जमीन है कि 4 ही हो, √9 भी हो सकता है, √16 भी हो सकता है, √25 भी हो सकता है। ऐसा नंबर लेना है जिसका √ निकल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि √5 को नंबर लाइन पे शो करो। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 2 सेंटीमीटर की होगी, और बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है जो 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब ए से सी को हम मिला देंगे तो हमारा एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमें ये जो होता है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, ये होता है हमारे पास बेस यानी कि आधार, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो हमने क्या काम करा, ए से सी तक की दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कहाँ होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ वहाँ होती है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो और 2 साइड हमें दे रखी हो और तीसरी साइड हमें हमसे पूछी जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC, बेस हो जाएगा हमारे पास AB यानी कि 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BC यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 होता है 5। अब ये h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। अब ये जो स्क्वायर है इसको अब राइट हैंड को लेकर जाएंगे तो 100 पहुंच जाएगा। ये हमारे पास 100 आ गया। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस आया वो आया 105। अब हम कंपास की सहायता से ए पर निडल रखेंगे और ए से सी तक की दूरी को नापेंगे। ए से सी तक की दूरी नापने के बाद यहाँ पर निडल रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो जहाँ भी हमारा मीट होगा बी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, वो पॉइंट हमारा √5 होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सवाल दे रखे हैं इस सवाल को आपको खुद करना है। बस इसमें करना क्या है, √2 को शो करने के लिए यहाँ पर 2 की जगह 1 लेना है और यहाँ भी 1 लेना है। इसी प्रकार से √3 के लिए यहाँ 1 लेना है और यहाँ √2 लेना है, बस आपका ये शो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमें क्या करना है, हमें बताना है राइट द फॉलोइंग द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट इज द काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें बताना है कि जो हमारे पास दशमलव हैं वो दशमलव किस प्रकार के हैं, उसको हमें शो करना है। तो देखो ये मैंने आपको एक पूरी वीडियो बना रखी है डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच, उस पर उसको आप देख सकते हो। अब हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारा 3/6/100 जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि आवृत्ति होता है। तो हमने 0 से 2 0 से हमने पॉइंट लगा दिया 2 के बाद, तो आ जाएगा 0.36 पूरा कंप्लीट है हमारे पास, डिवाइड है, इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इधर 1/11 को हम देखेंगे तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों कि हमने 1/11 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये अनकम्प्लीट डिवाइडेड है। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो 8 की 4 से गुणा करेंगे, 8 4 12, 8 4 32, 31 33/8। अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करें तो 4.125 आ जाएगा, तो कंप्लीट डिवाइड है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार 3/13 को हम डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ये हमने डिवाइड करके देखा था, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से अगर हम 2/11 को देखें, 11 से 2 को डिवाइड करें, ये हमने डिवाइड किया है, तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें लास्ट में फिर 2 आ जाएगा, तो बार बार यही संख्या रिपीट होती रहेगी, इसमें बार लगा दिया, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। 329 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8225, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 2/7 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमने क्या काम करा, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब 1/7 की तो हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी हमें, तो हमने 2 कैसे रखा और 1/7 की हमने वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी, इस 2 किससे मल्टीपल कर दी, तो आ जाएगा 0.285714। तो 2/7 की वैल्यू 0.285714 आ गई।
इस प्रकार 3/7 की, अब 3/7 को लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है 0.142857। अब हमने इसको क्या काम दिया, 3 से मल्टीपल कर दिया। जब 3 से मल्टीपल किया तो आ जाएगा 0.428571। अभी हमारे पास 3/7 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू को आपको करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है। जब 3/7 को लिखा था इसी प्रकार से हम लिखेंगे 4/7, तो लिखेंगे 4 मल्टीपल 1/7, वैल्यू रखेंगे 4 से मल्टीपल कर देंगे, इसी प्रकार 5/7 और 6/7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो हमारे पास सवाल दे रखे हैं उसको P/Q के फॉर्म में करना है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखो जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। तो हमारे पास सवाल में दे रखा है कि 0.6 बार, ये सवाल है हमारे पास पहला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आता है। इसमें अगर तीसरे सवाल में कोई ना कोई सवाल आ जाता है। देखो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एक संख्या पर बार आता है, तो आपको 10 से गुणा करनी है। 2 संख्या पर बार आता है तो आपको 100 से गुणा करनी है। 3 संख्या पर बार आता है तो आपको 1000 से गुणा करनी है। तो यहाँ पे कितने बार आया, एक संख्या पर बार आया, तो लिखेंगे माना। अब इस बार का मतलब संख्या बार बार रिपीट होगी तो 0.66666666 लिख सकते हैं हम। हम लेंगे दोनों और 10 से गुणा करने पर, दोनों और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीपल एक्स, यह आ जाएगा 10, इसे 10 से गुणा कर दिया हमने, तो यह आ जाएगा 10x इजिकल टू, इसे गुणा कर दें, ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, हो जाएगा 6.666। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया, जब भी गुणा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें से हम जो हमने x माना था उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 6.00 आ जाएगा। अभी हमारे पास जो आंसर आया है इसको हम यहाँ रखेंगे और जो हमने घटाया था उसको हम प्लस करके रख देंगे। अब ये जो हमने घटाया था प्लस करके रखा था वो हमने क्या मान रखा है, पहले से x मान रखा है तो हमने उसकी जगह x रख दिया। अब x लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स इजिकल टू 6, तो 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा, 9x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6/9, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 to 6, 3 3 9, तो आ जाएगा 2/3। ये हमारे पास पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है हमारे पास कि 0.47 बार। अब यहाँ 0.47 बार है तो x बराबर 0.4777, देखो 7 पे बार आया तो हमने 7 को बार बार रिपीट किया। अब 1 पे बार आया तो 10 से गुणा कर दिया हमने, तो आ जाएगा 10 मल्टीपल x इजिकल टू 10 मल्टीपल 0.47777। अब हम गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटकर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा 4.777। अब हमने क्या काम करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देगा 4.3। अब इन्हें 4.3 जो हमारे पास आंसर आया वो तो हमने ऐसे रखा, प्लस जो हमारे पास x था वो हमने जो यानी कि जो हमने घटाया था वो हमने साइड प्लस करके रख दिया। अब जो हमने प्लस करके रखा है इसको हमने पहले x मान रखा है तो हमने इसकी जगह x रख दिया। x लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3। अब 10x में से एक x घटा देंगे 9x बचेगा 4.3, 9 डिवाइड में ले जाएंगे पॉइंट हटा कर आ जाएगा 90, तो x के लिए 43/90, दूसरा आंसर आ गया। तीसरा सवाल है हमारे पास 0.001 पर बार है। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है, जब 3 डिजिट पर बार है तो हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.001001001। 3 पर बार है तो हमें तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं, तो जब 3 पर बार आया तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से गुणा किया तो 1000x इजिकल टू 1000 मल्टीपल 0.001001001। अभी आ जाएगा 1000x इजिकल टू, अब ये 3 जीरो है तो 3 के बाद 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो आ जाएगा 1.001001। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हम करा इसमें से फिर इसको घटाया, तो हमने घटाया तो बचेगा 1 बचा, हमने यहाँ रखा और जो हमने घटाया तो प्लस करके रख देंगे। और इसको ऑलरेडी हमने x मान रखा था, ये x आ जाएगा, ये x लेफ्ट में ले जाएंगे तो आ जाएगा 1000x माइनस एक्स इजिकल टू 1। अब 1000x में से एक x घटाएंगे तो 999x इजिकल टू 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा x इजिकल टू 999। आगे का सवाल हम दूसरी वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।